बीपीएस सीडन फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 20 मई का करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प और विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम कई ऐसे विषयों को गहराई से समझने वाले हैं जो परीक्षा के नजरिए से तो अहम है ही, साथ ही आपके आसपास दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहने वाला है। सबसे पहले हम विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर बात करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर। तीसरे हिस्से में हम आर्थिक नीतियों और टैक्स के कुछ पेचीदा मुद्दों को आसान भाषा में समझेंगे। फिर चौथे खंड में राजव्यवस्था और स्वास्थ्य से जुड़े अपडेट्स लेंगे और बिल्कुल आखिर में आपकी तैयारी को जांचने के लिए कुछ बहुत ही शानदार अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, विज्ञान और पर्यावरण। इसमें आज हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर एग्रो फॉरेस्ट्री तक के कुछ बहुत ही शानदार अपडेट्स हैं। शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट गरुड़ से। अब ये प्रोजेक्ट गरुड़ है क्या? दरअसल हैदराबाद में स्थित एक बहुत ही शानदार स्पेस स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस। इन्हें भारत सरकार के अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, जिसे हम शॉर्ट में RDIF भी कहते हैं, उसके तहत पूरे 105 करोड़ रुपए की जबरदस्त फंडिंग मिली है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये फंडिंग उन्हें इसी प्रोजेक्ट गरुड़ के लिए मिली है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रोजेक्ट आखिर करेगा क्या? तो देखिए, ये एक ऐसा सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है जो 500 किलोग्राम की कैटेगरी वाले उपग्रहों के लिए एक फ्लैट पैक डिजाइन पर फोकस करता है। फ्लैट पैक का सीधा सा मतलब है कि इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लॉन्च के वक्त इन्हें बहुत ही आसानी से स्टैक किया जा सके, जिससे स्पेस भी बचे और सैटेलाइट्स की तैनाती बहुत तेजी से हो सके। सच कहूं तो ये तकनीक छोटे प्रयागोकीय उपग्रहों और पारंपरिक भारी उपग्रहों के बीच के गैप को भरने में एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। और ध्रुव स्पेस का विजन यही नहीं रुकता। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 500 से 600। ये स्टार्टअप इतने बड़े पैमाने पर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका टारगेट है हर साल लगभग 500 से 600 सैटेलाइट्स का निर्माण करना। मतलब आप स्केल समझ रहे हैं ना? इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल टेलीकॉम, नेशनल सिक्योरिटी, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डेटा सर्विस जैसी कई जरूरी सेवाओं में किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट भारत की स्पेस इकोनॉमी और सैटेलाइट एक्सपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर की ताकत को दुनिया के सामने ला रहा है। अब हम पर्यावरण और कृषि वानिकी की एक बहुत ही खास और थोड़ी अलग तरह की खबर पर आते हैं। क्या आपको पता है कि असम ने हाल ही में पश्चिमी एशिया, खासकर सऊदी अरब और UAE को अगरवुड चिप्स की अपनी पहली कानूनी खेप एक्सपोर्ट की है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगरवुड का वैज्ञानिक नाम एक्विलारिया मेलैक्सिस है। इसे आम बोलचाल में ऊद या गहारू भी कहते हैं। अब इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट है। इसके अंदर जो खुशबूदार रेजिन बनता है ना, जिसके लिए ये इतना मशहूर है, वो असल में एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से बनता है। जी हाँ, फेओएक्रोमोनियम पैरासिटिका नाम के फंगस की वजह से। इसका इस्तेमाल महंगे लग्जरी इत्र, दवाइयों, अगरबत्ती और सौंदर्य प्रसाधनों में जमकर होता है। लेकिन यहाँ एक अलर्ट भी है। इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि अंधाधुंध कटाई की वजह से IUCN रेड लिस्ट में इसे अति संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसीलिए इसके इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इसे साइट्स के परिशिष्ट II में भी शामिल किया गया है। इसी सेक्शन में हमारा अगला टॉपिक है अदरक यानी जिंजर। हाल ही में केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने लगभग 189.79 करोड़ रुपए का मिजोरम अदरक मिशन लॉन्च किया है। अब चूंकि बात अदरक की हो रही है तो एग्जाम के नजरिए से हमें इसके लिए जरूरी भौगोलिक परिस्थितियों को समझना होगा। ये जिंगेबरसे कुल का एक 12 मासी पौधा है। इसे उगाने के लिए 19 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच का एक आदर्श तापमान और 1500 से 2500 मिलीमीटर तक की अच्छी खासी बारिश चाहिए होती है। अगर मिट्टी की बात करें तो पानी की अच्छी निकासी वाली उपजाऊ दोमट या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए एकदम बेस्ट मानी जाती है। आपको बता दूं, भारत दुनिया में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। और क्या आपने कभी सोचा है कि अदरक में वो जो तीखा सा स्वाद होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है इसके प्रकंद में पाए जाने वाले जिंजरोल नामक एक एक्टिव कंपाउंड की वजह से। ये कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो सूजन जैसी बीमारियों में बहुत फायदेमंद साबित होता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, जो है भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी और एक रणनीतिक बैठक की बात करेंगे।
आपने शायद मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। उसी इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही डराने वाली खबर सामने आ रही है। यूफ्रेट्स नदी, जिसे हम फरात नदी के नाम से भी जानते हैं, वो बड़ी तेजी से सूख रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसके पानी का स्तर बहुत खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है। अगर हम इसके भूगोल की बात करें तो ये पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई करीब 2800 किलोमीटर है। ये नदी दक्षिण पूर्वी तुर्की की आर्मेनियाई उच्चभूमि से निकलती है। इस नदी के बहाव को अगर आप देखें तो ये तुर्की से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अंत में फारस की खाड़ी में जा गिरती है। ये टाइग्रिस नदी के बिल्कुल समानांतर बहती है। इन्हीं दोनों नदियों के बीच के इलाके को उपजाऊ अर्धचंद्र या फर्टाइल क्रीसेंट कहा जाता है, जहां बेबीलोन जैसे प्राचीन शहर बसे थे। इस नदी को पानी मुख्य रूप से सर्दियों की बारिश और पहाड़ों पर पिघलने वाली बर्फ से मिलता है। अब आप खुद सोचिए, 2800 किलोमीटर लंबी नदी जिस पर कई देशों का पानी निर्भर है, उसका यूं सूखना पूरे इलाके की इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली में 17वीं भारत उज़्बेकिस्तान विदेश कार्यालय परामर्श बैठक आयोजित हुई है। उज़्बेकिस्तान की लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मध्य एशिया का एक भू-आबद्ध यानी लैंडलॉक देश है, जो कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा है। इसकी राजधानी ताशकंद है। इसके भूगोल में किजिलकुम नाम का एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जो देश के एक बड़े हिस्से को घेरता है, और पूर्व में तिएन शॉन पर्वत श्रृंखला है। यह देश मुख्य रूप से सिर दरिया और अमू दरिया नदियों के बीच बसा है। भारत के लिए उज़्बेकिस्तान रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत मायने रखता है। वहाँ तांबा, जस्ता, यूरेनियम और प्राकृतिक गैस का भारी भंडार है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि भारत और उज़्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच डस्टलिक नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है, जो हमारे रक्षा और रणनीतिक संबंधों को काफी मजबूत करता है। हमारा तीसरा खंड पूरी तरह से अर्थव्यवस्था और नीतियों पर केंद्रित है। इसमें हम विदेश व्यापार से जुड़े कुछ नए नियमों और टैक्स के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी एडवांस्ड ऑथराइजेशन योजना के बारे में सुना है? इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आप एक निर्माता हैं और अपना माल विदेशों में बेचना यानी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब उस माल को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ कच्चा माल मंगाना है। तो सरकार इस योजना के तहत आपको उस कच्चे माल को बिना कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स दिए आयात करने की छूट देती है। इसमें पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, उत्प्रेरक और तेल भी शामिल हैं। इसका सीधा सा फायदा ये है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और आप ग्लोबल मार्केट में बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाते हैं। लेकिन हाँ, इसके बदले में आपको एक निर्यात दायित्व पूरा करना होगा। मतलब आपको एक तय मात्रा में माल एक्सपोर्ट करना ही होगा। यह योजना विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT द्वारा चलाई जाती है और इसके लाइसेंस 12 महीने तक वैध रहते हैं। अब न्यूज़ ये है कि सरकार ने इसी योजना के तहत सोने के आयात को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक अब इस योजना के तहत सोने के आयात को 100 किलोग्राम तक सीमित कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? दरअसल सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस बेहतरीन योजना का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। अनुपालन नियमों को सख्त करने के पीछे सरकार का लक्ष्य यही है कि इसका फायदा सिर्फ उन वास्तविक निर्यातकों को मिले जो सच में भारत के आभूषण निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। इकोनॉमी के इसी हिस्से में एक और बड़ी हलचल है विदहोल्डिंग टैक्स को लेकर। खबर है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी बॉन्ड्स पर इस टैक्स को 20% से घटाकर 5% करने पर विचार कर रहे हैं। अब ये विदहोल्डिंग टैक्स होता क्या है? आसान भाषा में समझे तो जब भी किसी को ब्याज, रॉयल्टी, सैलरी या डिविडेंड दिया जाता है तो पेमेंट करने से पहले ही जो टैक्स काट लिया जाता है उसे विदहोल्डिंग या रिटेंशन टैक्स कहते हैं। ये मुख्य रूप से अनिवासी भारतीयों यानी NRIs पर लागू होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये टैक्स 20% से घटकर 5% हो जाता है तो क्या होगा? इसका सीधा असर ये होगा कि विदेशी निवेशक भारत के सरकारी बॉन्ड्स में ज्यादा पैसा लगाएंगे। इससे देश में नई विदेशी पूंजी आएगी और टैक्स चोरी का डर भी कम होगा, क्योंकि टैक्स तो सोर्स पर ही कट जाएगा। है ना एकदम स्मार्ट मूव। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और बहुत ही अहम खंड की ओर, जहां हम राजव्यवस्था और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स लेंगे। राजव्यवस्था से पहली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां रथींद्र बोस को 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया है। अब अगर हम इसके संवैधानिक पहलू को देखें तो संविधान का अनुच्छेद 178 स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक विधानसभा
अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। अध्यक्ष ही वो व्यक्ति होता है जो सदन की कार्रवाई का संचालन करता है और वहां व्यवस्था बनाए रखता है। एक दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर के चुनाव से पहले एक प्रोटेम स्पीकर सदन की पहले बैठक का संचालन करते हैं और नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। इस बार ये जिम्मेदारी तापस रॉय ने निभाई थी। रथिंद्र बोस जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कूच बिहार दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। आपको बता दें कि 294 सीटों वाली इस विधानसभा में वो आज़ादी के बाद उत्तरी बंगाल से अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब स्वास्थ्य क्षेत्र से एक गंभीर अलर्ट। हाल ही में इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर रीडिंग और ऑक्सफोर्डशायर में मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्कावरण शोथ के आउटब्रेक की खबर आई है। मेनिंजाइटिस दरअसल क्या है? हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखने के लिए उनके चारों ओर कुछ झिल्लियां होती हैं जिन्हें मेनिंजिस कहते हैं। जब इनमें सूजन आ जाती है तो उस स्थिति को मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर इसका बैक्टीरियल रूप किसी को हो जाए और तुरंत इलाज ना मिले तो ये महज 24 घंटे के अंदर जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल, आपने सही सुना, सिर्फ 24 घंटे। चलिए, इस बीमारी के बढ़ने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके कारण हो सकते हैं ये बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी या यहाँ तक कि किसी चोट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इसका सबसे घातक रूप है। ये फैलता कैसे है? मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से। इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर किसी को अचानक बहुत तेज बुखार आए, तेज सिरदर्द हो और सबसे अहम, गर्दन में बहुत ज्यादा अकड़न महसूस हो, तो ये इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। गंभीर मामलों में दौरे पड़ना या कोमा में जाना भी शामिल है। बचाव का सबसे अच्छा तरीका है टीकाकरण, जो सर्वोत्तम सुरक्षा देता है। और अगर इन्फेक्शन हो ही जाए तो बिना एक पल गंवाए तुरंत एंटीबायोटिक इलाज शुरू करना बहुत आवश्यक है। चलिए, अब वापस अपने देश लौटते हैं। उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने राज्य में घरेलू पर्यटन को एक नई रफ्तार देने के लिए विजिट माई स्टेट नाम से एक शानदार अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित सरकारी संग्रहालयों में 2 महीने तक बच्चों और परिवारों के लिए बिल्कुल मुफ्त प्रवेश की सुविधा दी जा रही है। इसका असली मकसद सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना है। इस विजिट माई स्टेट कैंपेन में धार्मिक और विरासत वाले स्थलों पर खास फोकस किया गया है। अगर धार्मिक पर्यटन की बात करें तो अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज जैसे शहर मुख्य केंद्र हैं। वहीं हेरिटेज की बात करें तो चुनार का किला और लखनऊ की 76 मंजिल जैसी ऐतिहासिक जगहों को खास पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विकसित किया जा रहा है। सरकार का विजन बहुत क्लियर है। जब लोग इन जगहों पर घूमने जाएंगे तो वहां के स्थानीय कारीगरों, आतिथ्य सेवाओं और छोटे व्यापारियों का बिजनेस बढ़ेगा, जिससे सीधे तौर पर स्थानीय रोजगार का सृजन होगा। तो दोस्तों, हमने आज के सभी विषयों को बहुत ही गहराई से समझ लिया है। अब वक्त है ये चेक करने का कि आपने कितनी बारीकी से चीजों को सुना। चलिए हमारे 5वें और अंतिम खंड यानी आज के अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष यानी RDIF के तहत ध्रुव स्पेस को उनके प्रोजेक्ट गरुड़ सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के लिए कितनी फंडिंग मिली है? सोचिए, हमने बिल्कुल शुरुआत में ही इस पर बात की थी और इसका बिल्कुल सही जवाब है 105 करोड़ रुपए। दूसरा प्रश्न पर्यावरण वाले खंड से है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एक्विलेरिया मेलेक्सेसिस, जिसे हम आमतौर पर अगरवुड कहते हैं, उस वृक्ष प्रजाति की सटीक संरक्षण स्थिति क्या है? याद कीजिए, असम से इसका एक्सपोर्ट हुआ है और इसे इत्र में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, इसका सही जवाब है अति संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड सियार। और आज का हमारा आखिरी सवाल, अदरक में पाए जाने वाले उस खास तीखे स्वाद के लिए मुख्य रूप से कौन सा सक्रिय यौगिक जिम्मेदार है? एकदम सही, वो एक्टिव कंपाउंड है जिंजरॉल। जिंजरॉल। तो आज हमने स्पेस टेक की फंडिंग से लेकर दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक यूफ्रेट्स के सूखने तक के सफर को तय किया। जरा सोचिएगा, अगर यूफ्रेट्स जैसी नदियां इसी तरह सूखती रहीं तो भविष्य में पानी को लेकर हमारा अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कैसा होगा?
अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।